Assalamu alaikum everyone. Dr. Rabia here. Our today's topic is second messenger. अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन देखा था कि हार्मोन जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देता है तो वो किस तरह से अपने एक्शन को परफॉर्म करता है। एक हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म को चेंज कर देता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले उस सब्सटेंस उस केमिकल या आयन के लिए इम्परमेबिलिटी शो कर रही थी, उसको अलाउ नहीं कर रही थी टू एंटर द सेल मेम्ब्रेन, तो फिर हार्मोन के बाइंड होने के बाद वही सर्टेन एंजाइम या केमिकल जो था वो एबल हो गया था टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। इस तरह से हार्मोन जो है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म को चेंज करके जो है वो अलाउ करता है, अपना एक्शन परफॉर्म कराता है। एंड द अदर मैकेनिज़्म वो ये था कि ये पर्टिकुलरली स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए था जो, या लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए था जो लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं और उनका जो रिसेप्टर होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ होता है। वो हार्मोन साइटोप्लाज्म में पड़े हुए रिसेप्टर के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर डीएनए के अंदर जाकर अपनी जीन की रेगुलेशन करता है, जीन को एक्टिवेट करता है, ये सप्रेस करता है अकॉर्डिंगली। इस तरह से ये हमने दो मैकेनिज़म्स पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे सेकंड मैसेंजर्स। सेकंड मैसेंजर बेसिकली क्या होता है कि एक और केमिकल है जो हार्मोन की रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद जो है वो जनरेट किया जाता है। वो जो सेकंड केमिकल रिलीज़ किया जाता है उसको हम सेकंड मैसेंजर बोलते हैं। अब ये सेकंड मैसेंजर्स बनते हैं उन हार्मोन्स के लिए हैं, वो हार्मोन्स जिनका साइज़ बड़ा होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर अंदर नहीं आ सकते, या फिर दे आर हाईली चार्ज्ड। अब वो क्या करते हैं कि वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देते हैं। बाइंडिंग के रिज़ल्ट में रिसेप्टर के अंदर कुछ चेंजेस इंड्यूस होती हैं। उन चेंजेस के इंडक्शन की वजह से अंदर एक प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। दिस प्रोटीन इज टर्म्ड एज जी प्रोटीन। अब ये एक्टिवेटेड जी प्रोटीन जो है ये क्या करेगी, आगे किसी भी चैनल को या किसी भी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगी। सो सम हार्मोन्स आर लार्जर इन साइज और हाईली चार्ज्ड ड्यू टू विच दे आर अनएबल टू पास थ्रू सेलुलर मेम्ब्रेन. Such hormones bind to a specific protein called the G protein located in the plasma membrane of the cell. ये G protein basically क्या करती है, as a link काम करती है between the hormone receptor interaction on the surface of membrane and the subsequent events inside the cell. ठीक है कि ये लिंक के तौर पर काम करेगी हार्मोन के रिसेप्टर के साथ, और जो अंदर मेटाबॉलिज्म कैरी करना है इस हार्मोन ने, या मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट कराना है इस हार्मोन ने, उनके बीच में ये लिंक के तौर पर काम करती है। अब ये वही किसी भी दो मेथड से काम करेगी, या तो आयन चैनल को जो है वो ओपन कर देगी, फॉर एग्जांपल कैल्शियम आयन चैनल मेम्ब्रेन के अंदर जो है उसको ओपन कर देगी, और उसके ओपन होने के रिजल्ट में कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर आ जाएगा और इस तरह से मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। अनदर वे कि जब जी प्रोटीन एक्टिव हो जाती है तो फिर वो सेल मेम्ब्रेन में लगी हुई एक और प्रोटीन को एक्टिवेट कर देती है। उस प्रोटीन की एक्टिवेशन जो है वो फिर आगे सेल के अंदर रिएक्शंस को शुरू कर देती है। एग्जांपल्स ऑफ सेकंड मैसेंजर अब हमारे पास कौन कौन सी हैं, साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयन, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, डाइएसाइल ग्लिसरॉल। इन सबको हम अभी डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आयन चैनल का देख लेते हैं कि किस तरह से आयन चैनल के ओपनिंग होती है और साइक्लिक एएमपी बनती है। हार्मोन बाइंड किया रिसेप्टर के साथ, इसकी बाइंडिंग विद द रिसेप्टर एक्टिवेट करती है जी प्रोटीन को। एक्टिवेटेड जी प्रोटीन जो है अब वो क्या करेगी, ओपन कर देगी कैल्शियम चैनल को, कैल्शियम आयन को ओपन कर देगी, जो अलाउ करेगा कैल्शियम टू एंटर द सेल
या फिर किसी भी प्रोटीन को। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रोटीन वाली एग्जांपल लेनी है, एडिनाइलेट साइक्लेज। एक्टिवेटेड जी प्रोटीन अब एक्टिवेट कर देगी अनदर प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन नोन एज एडिनाइलेट साइक्लेज। इसकी एक्टिवेशन जो है वो क्या होगी, एटीपी को यूज़ करते हुए साइक्लिक एएमपी बना देगी। नाउ दिस साइक्लिक एएमपी विल एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर, और जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज होती रहेगी वो प्रोटीन को एक्टिवेट करता रहेगा, और विच डायरेक्टली ऑल्टर्स द सेलुलर एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, ग्लाइकोजन को जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है, या फिर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को फ्री फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करना होता है, तो फिर ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होता है। उसकी एक्टिवेशन के रिजल्ट में एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनना शुरू हो जाता है, और ये साइक्लिक एएमपी फिर आगे फर्दर कैस्केड ऑफ रिएक्शन को जो है वो चला देता है। नेक्स्ट इज इन एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी। ये तो था साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट हो गया और उसने ये दो प्रोसेसेस करा दिए सेल के अंदर के, ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज के अंदर बाय एक्टिवेटिंग फॉस्फोराइलेज। ठीक है, साइक्लिक एएमपी बना था तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुई थी। ठीक है, और ये प्रोटीन काइनेज जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर था इसकी फॉस्फोराइलेशन हुई और ये एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर चला गया। या फिर कन्वर्जन ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड इन द फ्री फैटी एसिड्स, यानी ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड है, इसको फ्री फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे बाय सेंसिटिव लाइपेज हार्मोन। अब हाउ द इनएक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी इज कैरिड आउट। इस एंजाइम को इनएक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। ये फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम जो है वो साइक्लिक एएमपी को कन्वर्ट कर देता है इनटू इन इट्स एक्टिव फॉर्म विच इज़ 5 प्राइम साइक्लिक एएमपी। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फॉस्फोडाइएस्टरेज एक्टिविटी को, जो इस एंजाइम को जिसने इनएक्टिव करना है साइक्लिक एएमपी को, कौन कौन से हैं। कैफीन हार्मोन जो है कैफीन जो है वो अफेक्ट करती है हार्मोन को। ठीक है, बाय अलाउइंग द साइक्लिक एएमपी टू एक्सर्ट इट्स इफेक्ट फॉर अ लॉन्गर रन। सो जो कैफीन का इफ़ेक्ट है ओवर द साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक एएमपी के ऊपर जो इफ़ेक्ट होगा उसका वो इन्हांसिंग इफ़ेक्ट है कि कैफीन की वजह से जो साइक्लिक एएमपी उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, साइक्लिक एएमपी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फैट सेल्स से जो फ्री फैटी एसिड हैं वो मोबिलाइज होंगे और वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे इनटू द ब्लड, और इस तरह से जो आपका फैक्टर है कैफीन वो अफेक्ट कर रहा है हार्मोन के एक्शन को, यानी इन्हांस कर रहा है उसको। नेक्स्ट इज कैल्शियम एज अ सेकेंड मैसेंजर, कि जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो वो कैल्शियम आयन के गेट को ओपन कर देता है। ठीक है, और इस तरह से कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके ओपन होने के रिजल्ट में जो कैल्शियम आयन्स हैं वो सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएंगे, और वो अपनी एक प्रोटीन जिसको हम कैल्मोडुलिन प्रोटीन बोलते हैं उसके साथ बाइंड हो जाएंगे और उस प्रोटीन को एक्टिवेट कर देंगे। कौन सी प्रोटीन? कैल्मोडुलिन प्रोटीन को। ठीक है, इस तरह से ये जो एक्टिवेटेड कैल्मोडुलिन है ये सेलुलर एक्टिविटी को बिल्कुल उसी तरह से अफेक्ट करेगी जैसे हम पीछे साइक्लिक एएमपी को देख कर आए थे कि वो एक्टिवेट हो जाएगी, और उस तरह से प्रोटीन की एक्टिवेशन के बाद हमारे पास कैस्केड ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाएगा जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। जब हार्मोन उसके साथ बाइंड नहीं करेगा जी प्रोटीन एक्टिव नहीं होगी, जी प्रोटीन की
इनएक्टिवेशन की वजह से कैल्शियम चैनल बंद रहेंगे, और जब कैल्शियम चैनल बंद रहेंगे तो सारे जो कैल्मोडुलिन प्रोटीन की इनएक्टिवेशन की वजह से जो सेलुलर रिस्पॉन्स था वो नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। अब इस तरह से है कि ये जो जी प्रोटीन है वो एक और मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम को एक्टिवेट कर सकती है। दैट एंजाइम इज़ नोन एज फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम। जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है तो फिर जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं फॉस्फोटाइडाइल आइनोसिटोल वो हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है, यानी जो फॉस्फोलिपिड है उसका नाम है फॉस्फोटाइडल आइनोसिटोल। ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा अपने दो इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। दीज आर आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल। अनिसोटाइल ट्राइफॉस्फेट एंजाइम जो है वो कैल्शियम आयन के रिलीज को इन्हांस करेगा फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्टोर्स। जो सेल के अंदर कैल्शियम आयन के स्टोर्स होंगे वहाँ से जो है वो कैल्शियम आयन को रिलीज करा दिया जाएगा। The diacyl glycerol activates the protein kinase C that in other turn activates the protein in the cells। ठीक है, यानी आपकी एक और जी प्रोटीन जो है वो एक और एंजाइम को जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड सी फॉस्फोलाइपेज सी, उस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। ये फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम जो है वो सेल मेम्ब्रेन में लगा हुआ एक लिपिड जिसका के नेम्ड एज फॉस्फोटाइडल आइनोसिटोल ब्रेक डाउन कर देगा इस लिपिड को इनटू द आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल। आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंजाइम जो है वो कैल्शियम के आयन को रिलीज कराएगा फ्रॉम द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम इन द सेल, और डाइएसाइल ग्लिसरॉल जो है वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज सी को। इस तरह से ये दोनों सब्सटेंसेस जो हैं वो एक्ट करते हैं एज एन सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ वन एंड अदर नहीं होते, यानी ये डिपेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि चेंजेस इन वन कैन अफेक्ट द एक्शन ऑफ द अदर्स हार्मोन। ठीक है कि ये एक इंडिपेंडेंट पाथवे में काम नहीं करेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर एक चीज़ एक की कंसंट्रेशन जो है वो ऑल्टर हो रही होगी तो दूसरे की उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही होगी। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं टायरोसिन काइनेज की। टायरोसिन काइनेज जो है वो हमारे पास इसी तरह से एक और एंजाइम है या एक और प्रोटीन है जो कि आपकी सेकंड मैसेंजर के रिस्पॉन्स में काम करती है। इस तरह से होता है कि जब इंसुलिन जो है वो बाइंड करती है अपने रिसेप्टर के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो फिर क्या होगा, इसकी बाइंडिंग के रिज़ल्ट में अब क्या है कि जो इसका इंसुलिन का जो रिसेप्टर है उसकी दो डोमेन्स हैं या दो पार्ट्स हैं, एक सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगा, एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगा। बाहर वाले पार्ट के ऊपर इंसुलिन हार्मोन जो है वो अटैच हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। उसकी बाइंडिंग के रिज़ल्ट में जो इंट्रासेलुलर पार्ट होगा मेम्ब्रेन एंजाइम का वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके जो इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोराइलेशन शुरू हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगा। इसकी एक्टिवेशन के रिज़ल्ट में जो है वो ग्लूकोज जो है सेल के बाहर से सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। इंसुलिन डज नॉट यूज़ द टिपिकल सेकेंडरी मैसेंजर मैकेनिज्म। अभी जो हम पीछे जी प्रोटीन के साथ देख कर आए थे कि जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है और वो आगे जो है कोई और सेकंड मैसेंजर जो है वो जनरेट करती है। इसी तरह से जो इंसुलिन है वो इस सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता। इंसुलिन क्या है कि अपनी एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। उसके जो दो रिसेप्टर हैं, एक अल्फ़ा सब यूनिट होगा जो कि आउटसाइड द मेम्ब्रेन होगा, और
दो बीटा सब यूनिट होंगे, दो अल्फ़ा और दो बीटा सब यूनिट होंगे जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होंगे। जब इंसुलिन बाइंड करेगा अल्फ़ा सब यूनिट के साथ, अल्फ़ा सब यूनिट ऑफ ट्रायोसिन काइनेज के साथ, तो फिर इसकी एक्टिवेशन जो है, जो इसका इनर वाला पार्ट होगा बीटा सब यूनिट का, उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, यानी उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होना शुरू हो जाएगा। फॉस्फोराइलेशन के रिजल्ट में ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। इस प्रोटीन की एक्टिवेशन के रिजल्ट में जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है यानी GLUT4 जो है वो ओपन हो जाएगा और वो क्या करेगा कि ग्लूकोज को सेल के बाहर से सेल के अंदर करा देगा, या इसी तरह से जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस है फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसको जो है वो इन्हांस कर देगा। ये सारा मैकेनिज्म है। इसके दो सब यूनिट्स हैं जो कि इंसुलिन के बाहर पड़े हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पड़े हुए हैं। ये इंसुलिन इसके साथ बाइंड करेगा तो बीटा सब यूनिट के पास एक रेजिड्यू होता है, एक अमाइनो एसिड होता है जिसकी फॉस्फोराइलेशन शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये फॉस्फोराइलेट होना शुरू हो जाएगा, इसकी एक्टिवेशन, इस प्रोटीन की एक्टिवेशन हो जाएगी। इस प्रोटीन की एक्टिवेशन क्या कराएगी कि ग्लूकोज को सेल के बाहर से सेल के अंदर ले आएगा, या फिर ग्लूकोज को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एक और हार्मोन जो कि इसी टायरोसिन काइनेज के साथ काम करता है वो है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन। बट इन दिस केस ग्रोथ हार्मोन जो है वो पहले बाइंड करता है टू द एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन ऑफ इट्स ओन यूनिक रिसेप्टर। उसके बाद जो साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज है उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है और इस तरह से जो है वो अपनी चेंजेस इंड्यूस करता है जीन एक्सप्रेशन के लिए। जीन एक्सप्रेशन के लिए चेंजेस इंड्यूस हो जाती हैं। फर्स्ट टायरोसिन काइनेज बाइंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन ऑफ इट्स ओन यूनिक रिसेप्टर। उसके बाद ये क्या करता है, रिक्रूट करता है साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज एंजाइम को, फॉस्फोराइलेट करेगा टायरोसिन रेजिड्यू को जो कि इंट्रासेलुलर पोर्शन के अंदर पड़ी हुई है ऑफ द ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर के लिए जो पोर्शन होगा टायरोसिन काइनेज का उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी और ये एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से या तो मेटाबॉलिक चेंजेस करेगा या फिर जीन की एक्सप्रेशन करेगा। ये इसका सेलुलर रिस्पॉन्स आ गया हार्मोन का। ये था हमारा सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है, इस वजह से मैंने इसको डिटेल से भी बताया और थोड़ा सा कम टॉपिक भी रखा है। सेकंड मैसेंजर हमारे पास वो केमिकल रिएक्शन है जो किसी भी हार्मोन के रिस्पॉन्स में बनने वाला पहला केमिकल होगा। सेकंड मैसेंजर कैल्शियम आयन हो सकता है, ठीक है, या फिर डाइएसाइल ग्लिसरॉल हो सकता है, या फिर आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट हो सकता है। और इसी तरह से हमारे पास सेकंड मैसेंजर जो है वो साइक्लिक एएमपी भी हो सकती है। हमने देखा कि जब एक हार्मोन जो किसी भी मेम्ब्रेन को पास करके नहीं गुजर सकता, किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, चार्ज्ड है या बड़ा मॉलिक्यूल है, तो फिर वो कुछ सेल के अंदर ऐसी चेंजेस इंड्यूस करता है। वो चेंजेस जो हैं सेल के अंदर सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। जैसे हमने देखा कि हार्मोन जो है वो बाइंड करेगा तो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। जी प्रोटीन की एक्टिवेशन जो है वो हमें कैल्शियम आयन को रिलीज़ कराएगी फ्रॉम द कैल्शियम चैनल, या फिर किसी और एंजाइम को जो है वो एक्टिवेट करेगी। कैल्शियम आयन को रिलीज़ किया जी प्रोटीन की एक्टिवेशन के बाद, तो फिर वो रिलीज्ड कैल्शियम आयन कैलमोड्यूलिन प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ और इस तरह से उसकी एक्टिवेशन के बाद सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से जब जी प्रोटीन साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करेगी तो फिर उसकी एक्टिवेशन से फॉस्फोराइलेशन शुरू हो जाएगी और सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो शुरू हो जाएगा।
एक और हमारे पास थी जी प्रोटीन जो कि फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम को एक्टिवेट कर रही थी। इस फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम ने 2 और मैसेंजर्स को जनरेट किया था। वो मैसेंजर्स जो थे उनमें से एक जो था आइनिसिटोल ट्राईफॉस्फेट था, उसने कैल्शियम को रिलीज़ कराया था फ्रॉम द स्टोर हाउस ऑफ द सेल, और डाइएसाइल ग्लिसरोल था जिसने प्रोटीन काइनेज सी एंजाइम को एक्टिवेट किया था। इस तरह से ये दोनों एक्ट कर रहे थे एज एन सेकंड मैसेंजर। फिर हमने एक और टाइप पढ़ी जिसको हमने ट्रायोसिन काइनेज कहा। ट्रायोसिन काइनेज एंजाइम जो है उसमें हमने हार्मोन और ग्रोथ इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन की एग्जांपल देखी। इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन दोनों एक टिपिकल मैसेंजर आरएनए की तरह काम नहीं कर रहे थे, बल्कि ये क्या थे कि एक ही रिसेप्टर के 2 पार्ट्स थे, एक सेल के बाहर था और एक सेल के अंदर था। जब सेल के बाहर वाले पार्ट ऑफ द रिसेप्टर के साथ हार्मोन बाइंड किया तो उसकी बाइंडिंग के रिजल्ट में जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट था सेल का वो एक्टिवेट हो गया, उसकी फॉस्फोराइलेशन शुरू हो गई और उसकी फॉस्फोराइलेशन के रिजल्ट में जो हार्मोन का मैसेज था या रिस्पॉन्स था वो जनरेट होना शुरू हो गया। इस तरह से सेकेंड मैसेंजर जो है वो काम करता है। ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप इसको आपको जो है वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो बात नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।